हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमडी डिफेंस स्कूल जींद के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम इंग्लिश ग्रामर का जो कंप्लीट कोर्स है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं इस वेरी फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर क्लास में, जो स्पेशली डिज़ाइंड है हमारे द्वारा सैनिक स्कूल, नवोदय और गुरुकुल कुरुक्षेत्रा जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए फॉर क्लास 5th एंड 6th। आज से हम इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कुछ समझने में दिक्कत आती है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी कि आपकी हर एक बात का सॉल्यूशन निकल के आए। आपको ध्यान देना है कि इंग्लिश जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट ना होकर एक स्किल है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट ना होकर हमारे लिए एक स्किल होगी, और इस स्किल का काम क्या होगा? हमको कॉन्फिडेंट बनाना। इंग्लिश सीखने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इस बात को आप मान लीजिए। और एग्जाम में हाई स्कोर करने के लिए तो इंग्लिश की जरूरत हमको पड़ेगी ही पड़ेगी। इंग्लिश जो है उसको सीखने के लिए जरूरी है इंग्लिश ग्रामर को सीखना, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के बिना इंग्लिश वैसे ही है जैसे बिना बोन्स के, बिना हड्डियों के हमारा शरीर। अगर हमारे शरीर से हड्डियों को निकाल दिया जाए तो हमारे जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ढह जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर इंग्लिश से इंग्लिश ग्रामर को निकाल दिया जाए तो इंग्लिश बिल्कुल भी काम की नहीं रहेगी हमारे लिए, उसका कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा। तो इंग्लिश तभी इंपॉर्टेंट है जब उसमें इंग्लिश ग्रामर के रूल्स अप्लाई हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, he go to school every day। अब इस सेंटेंस में कहीं ना कुछ गलती है। क्या गलती है? सबसे पहले आप देखिए, जो ये ही है ये क्या है? अपना सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स जो काम को करने वाला होता है। तो यहाँ काम को करने वाला कौन है? ही, यानी वह। ये क्या है? ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सब्जेक्ट जो है अपना सिंगुलर है, यानी एक वचन है। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होती है तो यहाँ पर जो वर्ब लगती है अपनी, वो कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़ता है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ गो ना आकर गोज आएगा। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो इन जो बातों का ज्ञान है वो हमको इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने से ही मिलेगा। ठीक है, तो जब आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे तब आपको इन सब चीज़ों का पता लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मेरे साथ क्लास में बने रहना है, लास्ट तक हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखते रहना है। अगर कहीं भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो या तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके उस सेक्शन को देखिए जहाँ से आपको समझ नहीं आया, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं वहाँ पर आपकी बातों के जवाब देता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको ग्रामर के बारे में बताऊंगा कि ग्रामर एक्चुअली होता क्या है, क्यों इसको पढ़ना चाहिए, ग्रामर पढ़ने से क्या हो जाएगा, वगैरह वगैरह। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए हैं उन सब क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है, जो उनका आंसर है, वो मैं आपको इस वीडियो में आज क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आया होगा कि ग्रामर है क्या? व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर की स्पेलिंग को बड़े ध्यान से देखिएगा। कुछ बच्चे ग्रामर की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, वो यहाँ पर डबल आर लगा देते हैं, डबल एम आता है ग्रामर की स्पेलिंग में। सबसे पहली मिस्टेक तो ये करेक्ट करेंगे आप आज से। सेकंड, ग्रामर होता क्या है? कोई भी अगर आगे से आपसे पूछेगा तो आपको जवाब क्या देना है कि जो ग्रामर है, ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर रूल्स का वो सेट है दैट, जो कि टेल्स अस हाउ टू यूज वर्ड्स करेक्टली इन ए सेंटेंस। रूल्स का वो सेट जो हमको ये बताता है कि किसी सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को किस तरह से यूज करना है सही प्रकार से, ताकि हमको कोई अच्छा मीनिंग मिल सके। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूं शी इज ए बॉय,
तो ये वाक्य आपको पढ़ने से ही रोंग लगेगा। क्यों रोंग लगेगा? क्योंकि लॉजिकली रोंग है। अगर हम बॉय की बात कर रहे हैं तो शी का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ही का यूज होएगा, ही इज ए बॉय। अगर हम शी का यूज कर रहे हैं तो यहाँ बॉय नहीं आएगा, फिर यहाँ गर्ल आना चाहिए, शी इज अ गर्ल, ठीक। तो यहाँ पर इन सब चीजों का जो ज्ञान है, ही कब यूज होगा, शी कब यूज होगा, बॉय आ गया तो ही का यूज करना है, गर्ल आ गया तो शी का यूज करना है, इन सब जो बातों की नॉलेज है वो आपको ग्रामर पढ़ने से मिलेगी। अगर मैं ऐसे लिखूं, शी इज हैंडसम, शी इज हैंडसम, तो ये वाला वाक्य भी लॉजिकली रोंग है। क्यों? क्योंकि शी के साथ हैंडसम ना आके ब्यूटीफुल आएगा, शी इज ब्यूटीफुल। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ही इज ब्यूटीफुल, ही इज ब्यूटीफुल, तो भी ये वाक्य रोंग होगा, क्योंकि लड़का, ही जो है वो लड़के के लिए, बॉय के लिए यूज होता है, और बॉय ब्यूटीफुल नहीं हैंडसम होते हैं। ही इज हैंडसम। तो इन सब बातों की नॉलेज आपको ग्रामर से मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आगे देखिए कि ग्रामर से हमको ये तो पता लग गया कि हम इंग्लिश को ठीक तरीके से यूज करना, उसको बोलना लिखना अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन जो ग्रामर की स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है? बच्चों को जो बेसिक है बिल्कुल वही नहीं पता होता, तो उस बेसिक को आज कवर करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो इंग्लिश की स्टार्टिंग है, जब हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो कहाँ से करते हैं? नर्सरी क्लास, एलकेजी, यूकेजी, जो किंडरगार्टन क्लास होती है अपनी, उनमें टीचर हमको क्या सिखाता है? एबीसीडी, अल्फाबेट सिखाता है, अल्फाबेट। अब ध्यान देना है, अल्फाबेट्स नहीं होते, अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। इंग्लिश की सिर्फ एक वर्णमाला है, इंग्लिश की सिर्फ एक अल्फाबेट है, ना कि अल्फाबेट्स है, ठीक है। इस अल्फाबेट में यानी इस वर्णमाला में, इंग्लिश की में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स, और इन 26 लेटर्स को हमने आगे क्लासिफाई किया है 5 वोवल्स में एंड 21 कॉन्सोनेंट्स में, ठीक है जी। अच्छा, अब 26 लेटर्स तो आपको पता है, ए बी सी डी ई, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे? वाई और जेड। तो ये टोटल जो है ए बी सी डी अपनी 26 होती हैं। इनमें से 5 अपने वोवल हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू। इनके अलावा जो भी बच गया वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अच्छा, वोवल क्यों नाम रखा है इनका? देखिए, ये जो हिस्सा होता है अपना गले का, इसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड। इन जो लेटर्स की जो साउंड है वो यहां से प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। इन जो लेटर्स की जो साउंड है वो यहां से प्रोड्यूस होती है। इस वजह से, वोकल की वजह से, वोकल कॉर्ड से इन साउंड्स के आने की वजह से इनका नाम हमने रख दिया वोवल्स। बाकी जो 21 ये लेटर रह गए जिनका हमने कॉन्सोनेंट नाम रखा है, वो अपने टीथ से या लिप्स से, या फिर कुछ लेटर्स नोज से भी प्रोनाउंस होते हैं, या फिर कुछ लेटर्स जो हैं वो अपने टंग से होंगे। तो ये जो 21 लेटर हैं बाकी वो इन से अपने प्रोड्यूस होते हैं। इन 5 लेटर्स को छोड़ के बाकी 21 लेटर इनसे, और ये 5 लेटर वोकल कॉर्ड से, इसलिए इनका नाम रख दिया हमने वोवल्स। हिंदी में अगर बात करें, जैसे हिंदी में अपने स्वर होते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में वावल्स होते हैं। हिंदी में जैसे अपने व्यंजन होते हैं वैसे ही इंग्लिश में अपने कॉन्सोनेंट होते हैं। हिंदी में टोटल कितने? 52 लेटर्स, 52 वर्ण होते हैं। ये हिंदी की बात कर रहा हूं मैं। हिंदी में डबल होते हैं, इंग्लिश में हाफ होते हैं, ठीक है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश की सिर्फ एक अल्फाबेट है, वैसे ही हिंदी की भी सिर्फ एक ही अल्फाबेट है। हिंदी की एक ही अल्फाबेट है, अल्फाबेट्स नहीं होता, ठीक है। अल्फाबेट्स का मतलब है आप अलग अलग लैंग्वेज की वर्णमालाओं की बात कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक लैंग्वेज को पकड़ के बात करेंगे तो फिर वहां पर आपको अल्फाबेट बोलना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी की सिर्फ एक वर्णमाला है, ए आ ई कै ख ग ये वाली, ठीक है जी।
52 वर्ण होते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर हो जाते हैं हाफ, यानी 26 लेटर, जिनमें से 5 जो है अपने वावल्स होते हैं और 21 अपने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वावल्स का नाम जो है वो इस वजह से पड़ा है क्योंकि जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है वो वोकल कॉर्ड से होती है। ये 5 होते हैं, A E I O U, एंड कॉन्सोनेंट्स अपने 21 होते हैं। इतनी बात क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जब भी हम अपनी बात को, सेंटेंस को बताते हैं किसी को, तो हम क्या करते हैं, हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, हम सेंटेंस का यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों का यूज़ करते करते हम अपनी बात को फिर आगे कंप्लीट करते हैं। तो सेंटेंस के बनने की जो स्टार्टिंग है वो सबसे पहले कहाँ से होती है? लेटर्स से होती है, ABCD से होती है। लेटर्स के बाद अपने क्या बनते हैं? लेटर्स के बाद अपने बनते हैं वर्ड्स, शब्द। उन वर्ड से मिलके फिर आगे क्या बनता है? उन वर्ड से आगे मिलते हैं, वर्ड से मिलके बनते हैं फ्रेजेस, फ्रेजेस, और फ्रेजेस से मिलके फिर बनेंगे आगे अपने सेंटेंस, सेंटेंस, और सेंटेंस से मिलके क्या बनती है? कंप्लीट अपनी स्पीच बनती है, कंप्लीट पैराग्राफ, कंप्लीट पैराग्राफ। लेटर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि 26 लेटर होते हैं, अभी पढ़ के आए हैं। अच्छा जी, अब इन 26 लेटर्स को अच्छे से हमको अरेंज करना आना चाहिए। जैसे अगर मैं APPLE अगर ये लिखता हूं तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग बनता है कि ये एप्पल की बात हो रही है, सेब की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर कितने लेटर्स यूज हुए हैं? 5 लेटर यूज हुए हैं। इन 5 लेटर्स की मदद से हमने एक मीनिंगफुल वर्ड का निर्माण कर दिया, एक मीनिंगफुल वर्ड बना दिया। ठीक है, अब आगे अगर मैं इसी को बोलूं, यहां पे मैं लिखूंगा एप्पल। ठीक है, ये एक वर्ड है, ये एक शब्द है। वहीं अगर मैं आगे बोलूं रेड एप्पल, रेड एप्पल, तो यहां पर कितने वर्ड्स आए हैं? 2 वर्ड आए हैं। ठीक है, एक तो रेड और एक एप्पल। रेड का मतलब लाल, एप्पल का मतलब सेब, लाल सेब, ये क्या है? एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज नॉट कंप्लीट मीनिंग। एक शब्दों का ऐसा समूह, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका पूरा मीनिंग ना हो, वो जो अपनी बात को अधूरा छोड़ दे। जैसे मैंने यहाँ बोला रेड एप्पल, अब हमको नहीं पता रेड एप्पल लाल सेब है, बस इतना बताया गया है हमको, ये नहीं बताया गया है किसके पास है, कौन खा रहा है। ठीक है, ये सारी बातों की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये नहीं करता, ये अपनी बात को अधूरी छोड़ देता है फ्रेज। लेकिन जो सेंटेंस है वो अपनी बात को कंप्लीट करता है। सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस। इसकी कंप्लीट सेंस होती है, कंप्लीट मीनिंग निकलता है इससे, कंप्लीट मीनिंग। ठीक है जी, जैसे मैं बोलूं राम ईट्स रेड एप्पल, राम ईट्स रेड एप्पल, तो इस सेंटेंस को, इस वाक्य को पढ़ के हमको कंप्लीट समझ में आ गया कि जो राम है वो एक रेड एप्पल खा रहा है। ठीक है, अपनी बात कंप्लीट हो गई, यहाँ पर हमको कंप्लीट मीनिंग पता लग गया। और ये जो सेंटेंस है ये किस से बन के मिला है? वर्ड्स से मिलके बना है। ठीक है, वर्ड्स कितने आए इसमें? वर्ड्स आए हैं 4। ठीक है जी, 4 वर्ड्स आए हैं। ठीक, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों, 4 शब्दों का ग्रुप है ये, जिससे हमको कंप्लीट मीनिंग मिल गया। अब इसी तरह से जब मैं कई सारे सेंटेंस को ऐड करता जाऊंगा तो एक पूरा पैराग्राफ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी जो पैराग्राफ की जर्नी है वो कंप्लीट होती है। सबसे पहले लेटर्स आते हैं, फिर वर्ड्स आते हैं, फिर फ्रेजेस आते हैं, फिर सेंटेंस, एंड देन लास्ट में पैराग्राफ। ठीक, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम जानेंगे इंग्लिश के 8 पिलर्स के बारे में। ठीक है, जिनके ऊपर जो इंग्लिश है वो टिकी हुई है। अगर उन 8 पिलर्स में से एक पिलर को भी हटा दिया जाएगा तो इंग्लिश जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये 8 पिलर्स हैं क्या? 8 पिलर्स यानी 8 खंबे, इंग्लिश के 8 पिलर्स। ठीक है, इंग्लिश के 8 पिलर्स, 8 पिलर्स। इन्हीं 8 पिलर्स को हम
पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो बेसिकली मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। अब इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश को समझने के लिए, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए। हमको ये ध्यान देना है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इन पार्ट ऑफ स्पीच से मिलके ही अपना जो सेंटेंस है वो फॉर्म होता है, जो अपना सेंटेंस है वो फॉर्म होता है पार्ट ऑफ स्पीच से मिलके। ये पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली वर्ड्स हैं, वर्ड्स दैट आर categorized according to their function in a sentence। शब्दों को हमने कई प्रकार से बांट दिया है सेंटेंस में कि इस तरह के शब्दों को हम नाउन बोलेंगे, इस तरह के शब्दों को हम प्रोनाउन बोलेंगे और इस टाइप के शब्दों को हम वर्ब बोलेंगे। तो उन्हीं जो वर्ड्स का क्लासिफिकेशन है, उन्हीं वर्ड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो टोटल 8 टाइप से हुआ और उन्हीं 8 टाइप्स को हम क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे मैं लिखता हूं राम रन्स फास्ट, तो इसमें हमने 3 वर्ड्स का यूज किया। ये तीनों वर्ड सेम टाइप की प्रॉपर्टी नहीं लेके आते। राम अलग टाइप की प्रॉपर्टी है, रन्स में अलग और फास्ट में अलग। राम क्या है? किसी का नेम है, तो जो किसी का नेम बताते हैं उनको हमने बोल दिया कि उन शब्दों को हम नाउन बोलेंगे। रन्स क्या है? रन किसी एक्शन को दिखाता है, किसी जैसे भाग रहा है वो कोई एक्शन हो गया, तो इस तरह की चीजों को हम बोलेंगे वर्ब, जो एक्शन को दिखाएगा, कार्य को दिखाएगा। और जो कार्य की विशेषता बताएगा, जो वर्ब की विशेषता बताएगा कि रन्स कैसे दौड़ रहा है, वो स्लो दौड़ रहा है या फास्ट दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, तो ये वाले जो शब्द हैं जो वर्ब की को क्वालिफाई करेंगे उनको बोल देंगे एडवर्ब। तो इस तरीके से हमने शब्दों को उनके फंक्शन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। ये टोटल 8 कैटेगरीज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में जानने से। सबसे पहले अपनी जो पार्ट ऑफ स्पीच में है वो है नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, संज्ञा। इस अक्षर की जो प्रोनाउंसिएशन है वो संज्ञा जय की होती है, ठीक है, संज्ञा बोलते हैं वैसे तो इसको, बाकी स्कूल में संज्ञा भी बोल देते हैं कई टीचर्स। फर्स्ट है नाउन। नाउन क्या करता है? ये हम किसी भी पर्सन, प्लेस या फिर थिंग, अगर कोई भी किसी का नाम है, किसी भी पर्सन का हो, किसी भी प्लेस का हो या किसी भी थिंग का हो, तो उनको हम बोल देंगे ये तो नाउन है। नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग, कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरह का नाम हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने पर्सन, प्लेस, थिंग लिखा है, लेकिन किसी भी तरह का नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम, स्कूल, बुक, तो ये वर्ड्स जो है वो क्या है? किसी चीज का नाम है। किसी चीज का नाम हो सकते हैं, किसी आदमी का नाम हो सकते हैं, किसी जगह का नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे शब्दों को हम क्या बोल देंगे? ये नाउन है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नाउन के बाद है अपना प्रोनाउन। अभी मैं इनको थोड़ा ब्रीफली आपको बता रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा हम एक एक चीज़ को अच्छे से उठाएंगे और पूरा उसको एक्सप्लेन करेंगे खुल के, ठीक है। जैसे नाउन के बारे में जब हम अपनी वीडियोस डालेंगे तो उसमें नाउन का कंप्लीटली जिक्र करेंगे। नाउन पूरा अच्छे से आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और भी जो जो चीज़ें होती हैं उनमें वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आपको इस कोर्स में कंप्लीटली जुड़े रहना है। जैसे ही वीडियो आया आपको उसको कंप्लीटली वॉच करना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, और बस आपको यही करना है। और तो कुछ थर्ड काम तो है ही नहीं। चलिए आगे देखिए। सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम। ये क्या काम करते हैं? ये यूज होते हैं, यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन।
नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। अब आप कहेंगे सर जब हमने नाउन बना दिया तो हम प्रोनाउन का यूज क्यों करें, हम नाउन का यूज करेंगे। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में इस तरह से काम नहीं होता। इंग्लिश ग्रामर क्या बोलती है कि आप किसी भी नाउन को किसी भी पैराग्राफ में कंप्लीटली बार बार रिपीट नहीं कर सकते। जैसे मैं लिखूं राम, मैंने पहले लड़के का नाम लिखा, मैं लिखूंगा राम इज स्मार्ट, राम इज स्मार्ट। फिर मैं लिखूंगा राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से ग्रामर बोलेगी कि यहाँ भी आपने राम का यूज कर लिया, यहाँ भी राम का यूज कर दिया। तो ये बार बार रिपीटेशन राम की जो है वो नॉट अलाउड। नाउन को हम रिपीट नहीं कर सकते, नाउन को हम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, नाउन को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो हमको राम की जो सेंस है वो तो देनी पड़ेगी। हम ये बोलना चाहते हैं कि राम स्मार्ट है और वह स्कूल जा रहा है। तो इस बात को हम कैसे बताएं सुनने वाले को, तो हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि राम इज स्मार्ट। ठीक है भाई, राम इज स्मार्ट, यहां लिखूंगा फिर मैं राम की जगह ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये जो राम था यहाँ पे उसकी जगह क्या आ गया, ही आ गया। तो ये जो वर्ड है जो नाउन की जगह आया उसी को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो ही क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों को नहीं आई वो इस वीडियो को या तो रिवाइंड करके देखें, या फिर जब प्रोनाउन को अच्छे से मैं नेक्स्ट वीडियोस में क्लैरिफाई करूंगा आप उनको भी देख सकते हैं। तो क्या सिर्फ ही एक प्रोनाउन है, नहीं, काफ़ी सारे प्रोनाउन होते हैं। जैसे ही हो गया, वैसे ही एक शी होता है, इट, दे, आई, वी, यू, हिम, हिज, इस तरह से काफ़ी सारे प्रोनाउन होते हैं। इन सब का यूज़ क्या होता है, कैसे हम इनका यूज़ करते हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता लगेगा। थर्ड देखिए, मैंने बोला था आपको 8 पिलर्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, तो उनमें से 2 पिलर हो गए नाउन प्रोनाउन, एंड थर्ड पिलर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण क्या काम करते हैं, विशेषण जो है वो क्वालिफाई करते हैं, यानी विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं, तो क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। या तो नाउन की विशेषता बताते हैं या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे विशेषता कैसे बताएंगे, मैं लिखता हूँ स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट गर्ल। यहाँ पे जो गर्ल है वो किसी चीज़ का नाम है, किसी पर्सन का नेम है कि वो लड़की है, वो गर्ल है। तो ये क्या है, नाउन। इस नाउन की जो विशेषता है, जो क्वालिटी है, वो क्या है, वो स्मार्ट है। ठीक है, ये क्या है, क्वालिटी है उसकी। मैंने आपको बताया जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो स्मार्ट क्या है जी, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, वैसे ही ये तो हो गया नाउन के केस में। अगर प्रोनाउन के केस में बात करनी है तो मैं बोलूंगा ही इज पुअर, ही इज पुअर, वह गरीब है। तो यहाँ पर ही क्या है जी, प्रोनाउन। इसकी क्वालिटी क्या है कि वो पुअर है, ये उसकी क्वालिटी है कि वो पुअर है। अगर मैं लिखता ही इज रिच तो वो भी उसकी क्वालिटी होती। अब क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अच्छी क्वालिटी हो, ठीक है, वो बुरी क्वालिटी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था स्मार्ट गर्ल, वैसे ही मैं लिख सकता हूँ डम्ब बॉय, डम्ब गर्ल। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि क्वालिटी मीन्स अच्छी बात, तो वो खराब भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे ही इज पुअर, ठीक है, पुअर होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन है तो क्या करेंगे हम, उसकी वो क्वालिटी हो गई है। ठीक है, प्रोनाउन की क्वालिटी यानी ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ये बात मेरी तरफ से क्लियर है। ठीक है, आपको अगर नहीं आया है कुछ समझ में तो आप इसको बार बार देखिए, अच्छे से क्लेरिफाई कीजिए अपने डाउट्स को, वीडियो को दोबारा से देखिए। और एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को करना काफ़ी आसान रहता है। अगर आप क्वेश्चंस को एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, उनको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको हर एक स्टेप पे काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पिलर के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। ठीक है जी, वर्ब, क्रिया, ये क्या करती है, ये हमको एक्शन के बारे में बताती है। शोज एक्शन, काम क्या हो रहा है। ठीक है, एक्शन क्या हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे रन, भागने का काम हो रहा है, तो ये क्या है, एक वर्ब है।
ईट्स खाना खाया जा रहा है, खाना खा रहे हैं वो, तो ये क्या है, काम है, वर्ब हुआ। ठीक है, राइट लिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या हुआ, काम हुआ, तो ये वर्ब है। रीड पढ़ रही है, तो ये क्या है, काम हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, इसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया विशेषण। एडवर्ब जो है वो वर्ब की क्वालिटी बताती है। क्वालिटी ऑफ वर्ब। क्वालिटी ऑफ वर्ब मीन्स, जैसे यहाँ रन्स आया था, अगर मैं रन के बारे में क्वालिटी बताऊं तो क्या होगा, रन फास्ट, रन स्लो। तो ये स्लो या फास्ट क्या है, ये क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी है, रन की, कि वो तेज दौड़ा, वो धीमे दौड़ा। तो ये सारी जो क्वालिटी है, फर्स्ट, फास्ट, स्लो, ये क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब की क्वालिटी बता रही है। जैसे ईट फास्टली, उसने जल्दी जल्दी खाया, राइट फास्टली, वो जल्दी जल्दी लिखा उसने। ठीक है, तो ये जो भी एडवर्ब की क्वालिटी बताने वाले, वर्ब की क्वालिटी बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक, जो संबंध के बारे में बताए, यानी रिलेशन के बारे में बताए। ये क्या करते हैं, शोज रिलेशन, रिलेशन दिखाते हैं दो चीजों के बीच में। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, मैं बोलता हूं द कैट इज ऑन द टेबल। द कैट इज ऑन द टेबल, जो बिल्ली है वो टेबल के ऊपर है। अब देखिए, कैट एक अलग चीज है, टेबल एक अलग चीज है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कि हम बोल दे कैट और टेबल का कुछ मिलाप है, कोई मिलाप नहीं है, बिल्कुल अलग डिफरेंट चीजें हैं। तो इन दोनों को हम कैसे रिलेट कराए, ठीक है, तो इनका रिलेशन बनाने के लिए, इनके बीच में कुछ बात जोड़ने के लिए हम जो चीज का यूज करेंगे वो होगी प्रीपोजिशन। यहां पर मैंने क्या बोला था, कैट इज ऑन द टेबल, ये जो ऑन है ये अपनी प्रीपोजिशन है। इसने इन दोनों के बीच में आके क्या किया, एक रिलेशन बना दिया। इस सेंटेंस का मीनिंग बन गया कि जो कैट है वो टेबल के ऊपर है। ठीक है, अगर ओन को हटा दिया जाए तो कैट बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है और टेबल बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। इन दोनों का आपस में कोई भी तालमेल नहीं बैठेगा जब तक कि हम ओन नहीं लगा देते। ओन के लगाने से बात बिल्कुल परफेक्ट जम गई कि जो कैट है वो टेबल के ऊपर है। तो इन शब्दों को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेवेंथ पिलर पे, सेवेंथ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज कंजंक्शन। कंजंक्शन, हिंदी में इनको बोला जाता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब जॉइनिंग वर्ड्स, जो शब्दों को या सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल फेविक्विक से जोड़ देते हैं। जैसे मैं बोलूं पुअर एंड रिच, पुअर एंड रिच। अब ये दो वर्ड हैं, एक तो पुअर है और एक रिच है। इन दोनों शब्दों को जोड़ने की जरूरत पड़ी तो हमने कौन सा फेविक्विक यूज किया, एंड फेविक्विक यूज किया। ये फेविक्विक का नाम क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, कौन सी कंपनी बनाती है इसको, कंजंक्शन कंपनी बनाती है। और क्या प्रोडक्ट का नाम है, एंड। ठीक है, ये दो चीजों को जोड़ने का काम करता है, पुअर और रिच को जोड़ दिया इसने। जैसे मैं दो लड़कियों के नाम है राम और श्याम, इनको मेरे को आपस में जोड़ना है, मेरे को बताना है कि ये दोनों लड़के हैं। राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, ये दोनों लड़के जा रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे अलग अलग नहीं बोलूंगा कि राम इज गोइंग टू स्कूल और फिर बोलूंगा श्याम इज गोइंग टू स्कूल, नहीं, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और एक ही सेंटेंस में अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, बात ही खत्म। ठीक है, मैं क्यों दो दो सेंटेंस बनाऊं जब एक ही सेंटेंस में मेरा काम चल रहा है। तो इस काम को किसने आसान किया, एंड ने। ठीक है, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि शब्द ही, जो वर्ड्स हैं वही ज्वाइन हो, कई बार हम सेंटेंस को भी ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन वर्ड्स या फिर सेंटेंस। कैसे, जैसे मैं बोलूं ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट बट ओवर कॉन्फिडेंट। ही इज स्मार्ट बट ओवर कॉन्फिडेंट। अब यहां पर देखिए,
ये एक सेंटेंस है और ये एक वर्ड है, इन दोनों को जोड़ने की जरूरत पड़ी तो ये बीच में बट आ गया। ठीक है, इसने बट ने क्या किया, इस चीज को और इस चीज को आपस में जोड़ दिया, तो ये भी क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है जी, ये 7th अपना पार्ट ऑफ स्पीच था। उसके बाद लास्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो लास्ट पिलर है अपना 8th पिलर, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक। विस्मय बोधक यानी विस्मय हो गया, हमको हैरानी होगी किसी बात को लेके। ठीक है, उस हैरानी को दिखाने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। शोज फीलिंग, ये फीलिंग्स को शो करता है। जैसे हमको कोई अचानक से कोई अच्छा सा सीन दिख गया तो हम क्या बोलेंगे, वाओ। ठीक है, अचानक से हमको कुछ अजीब सी बात पता लगी तो हम बोलेंगे ओह, अल्लास। जैसे हमको पता लगा कि कोई मर गया है, कोई किसी का जो है डेथ हो गई है किसी की, तो हम क्या बोलते हैं, अल्लास। या फिर हमको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है किसी बात को लेके, तब हम अल्लास का यूज़ करते हैं। अगर हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है किसी बात को लेके तो हम बोलेंगे हुर्रे। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, ये मैंने 4 लिखे हैं। तो ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स को शो कर रहे हैं। फीलिंग को शो करने वाले वर्ड्स जो हैं वो अपने इंटरजेक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन के बाद, इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद हमेशा ये वाला साइन, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, ये लगा हुआ जरूर मिलेगा। ठीक, तो ये 8 पिलर्स थे इंग्लिश ग्रामर के। इन 8 के 8 पिलर को मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से समझाऊंगा। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। ठीक है जी, ये सिर्फ एक ओवरव्यू था। इसके अलावा हम इन सब सारी चीज़ों को डीप में जाके पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए, अगर मैं आपको सैनिक स्कूल में बताऊं, सैनिक स्कूल में बताऊं कि इंग्लिश का क्या सिलेबस रहता है, तो इंग्लिश में टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं सैनिक स्कूल में, जिसमें से 5 क्वेश्चंस तो आपके पैसेज के रहते हैं और 7 to 8 क्वेश्चंस आपके वोकैब के रहते हैं। वोकैब मीन्स आपसे एंटोनिम, सिनोनिम। एंटोनिम सिनोनिम यानी विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, स्पेलिंग वगैरह। ठीक है, किसी वर्ड्स की आपसे मीनिंग पूछ ली जाएंगी। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चन पैसेज के, 7 से 8 क्वेश्चन वोकैब के, और जो बाकी बच गए 12 से 13 क्वेश्चन आपके ग्रामर से पूछे जाते हैं, ग्रामर के रूल्स से, कि ये सेंटेंस कैसे रोंग है, इसको ठीक कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वहीं अगर मैं नवोदय की बात करूं तो नवोदय में बेसिकली आपसे 4 पैसेज पूछे जाते हैं, 4 पैसेज। लेकिन ये पैसेज ऐसे होते हैं जो आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज है उसको चेक कर लेते हैं। बेसिक ग्रामर की जो नॉलेज है उसको चेक कर लेते हैं ये। तो आपको इसकी अच्छे से तैयारी करने के लिए पूरी ग्रामर ही पढ़नी पड़ेगी, लेकिन फोकस ये रहेगा कि आप वोकैब को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि जब तक आपको शब्दों का मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप पैसेज को नहीं समझ पाओगे, और पैसेज समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उसके। ठीक है, तो वोकैब के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, उससे आपके पैसेज काफ़ी आसानी से बनने लग जाएंगे। ये था कंप्लीट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर अपना इंग्लिश ग्रामर का। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे ट्यून्ड विद एमडी डिफेंस स्कूल। थैंक यू।